नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रही है जिसमें हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 3 तक। और चैप्टर नंबर 3 का नाम है जनन स्वास्थ्य। इसको सही से लिख लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, इसे ठीक से लिख लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? जनन स्वास्थ्य, जो कि थर्ड चैप्टर है। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ओटी है उससे सॉल्व करें। आइए पहली ओटी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव है परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग। कार्यक्रम की शुरुआत में हुई थी यानी कब हुई थी? 1951 में। देखो, देश में जनसंख्या बढ़ रही है, इस जनसंख्या को कम करने के लिए कई साधन अपनाए गए, जिसमें से एक कार्यक्रम है जिसका नाम है परिवार नियोजन कार्यक्रम। उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। दूसरा क्या है जो कार्यक्रम है, उसका नाम है जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसको किस नाम से, अन्य नाम से जाना जाता है? इसका नाम है RCHP। RCHP को हिंदी में क्या कहते हैं? जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसे इस नाम से भी जाना जाता है। तीसरा देखते हैं, बढ़ती भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए जांच लिंग परीक्षण पर रोक लगाना चाहिए। यानी जो गर्भ में पल रहे जो शिशु है उसकी क्या है, हत्या को रोकने के लिए किस पर रोक लगा देना चाहिए? जो मैं आपको बता दूं, भ्रूण में अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो भ्रूण की समस्या को खत्म करने के लिए पहले जांच की जानी चाहिए। तो उसकी जांच के लिए एक विधि होती है, उस विधि का नाम क्या है? एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस, इसको हिंदी में कहते हैं उल्बेदन। इस जांच के द्वारा भ्रूण में पल रहे जो शिशु है उसकी क्या है, जांच की जाती है कि भ्रूण में कोई परेशानी तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई रोग तो नहीं है, या आनुवंशिक रूप से कोई बीमारी तो नहीं है। उस विधि का नाम क्या है? एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस पे क्या रोक लगा दो तो क्या होगा, कन्या जो भ्रूण हत्या है वो रुक जाएगी। अगला है उल्बेदन। उल्बेदन यानी एमनियोसेंटेसिस में किस द्रव का विश्लेषण यानी जांच किया जाता है? तो उस द्रव का नाम है एमनियोटिक द्रव। ये द्रव क्या होता है? देखिए, जैसे सपोज, जैसे माने कि ये भ्रूण है, तो इस भ्रूण के चारों तरफ एक द्रव रहता है, पहले झिल्ली रहती है। इस झिल्ली का नाम क्या है? एमनियोन। और इस झिल्ली के अंदर एक द्रव भरा रहता है, इस द्रव को कहते हैं एमनियोटिक द्रव। इसी द्रव की जांच करके हम भ्रूण में उपस्थित जो भी सामान्य कमियां हैं उनका विश्लेषण कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि भ्रूण में क्या समस्या है, या कोई समस्या है तो उसका क्या है, निदान भी किया जा सकता है। अगला उल्बेदन विधि यानी एमनियोसेंटेसिस में विभिन्न आनुवंशिक विकार, जैसे आनुवंशिक बीमारी, कौन सी आनुवंशिक बीमारी उसका पता लगाया जा सकता है। बहुत सारी बीमारियां, जैसे हीमोफीलिया है, तो हीमोफीलिया बीमारी का इससे पता लगाया जा सकता है। अगला जैसे वर्णांधता है, उसका पता भी लगाया जा सकता है। आप जानते हैं हीमोफीलिया का मतलब होता है अगर चोट लग जाए तो रोगी का जो रक्त है वो कुछ समय के लिए जमेगा नहीं, यानी रक्त का थक्का नहीं बनेगा। और वर्णांधता रोग में क्या होता है कि व्यक्ति की जो देखने की क्षमता है रात के समय नहीं, रात के समय तो रतौंधी कहते हैं, इसमें क्या है, रंग का अंधापन आ जाता है। जैसे हरा रंग है तो वो नहीं दिखेगा, और लाल रंग का क्या वर्णांधता हुई तो वह नहीं दिखेगी। अगला नामक गोली, कौन सी गोली है उसकी खोज भारत में CDRI ने की? तो सहेली एक गोली है, सहेली एक टैबलेट है जो कि गर्भ निरोधक गोली है और बच्चों में अंतर रखने के लिए ली जाती है। और भारत में कहां पर? लखनऊ में इसका आविष्कार किया गया था। और एक संस्थान ने इसका आविष्कार किया था जिसका नाम है CDRI। CDRI का फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला सन 1900 में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी? तो सन 1900 में पूरे विश्व की जनसंख्या थी लगभग 2 अरब। अगला 2000 में जनसंख्या बढ़कर पूरे विश्व की कितनी हो गई? 2000 में हो गई 6 अरब। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। देश की आजादी के समय लगभग कितने मिलियन जनसंख्या थी? तो मिलियन जनसंख्या में 350 मिलियन देश की जनसंख्या थी। और 350 मिलियन का अर्थ है 35 करोड़। 35 करोड़ जो जनसंख्या है वो देश की लगभग थी। आगे कंटिन्यू करते हैं।
अगला है, अगला ऑब्जेक्टिव है जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है। तो जनसंख्या वृद्धि का कारण है तीव्र गिरावट का कारण क्या है। तो शिशु, एक सेकंड, इसका कारण क्या है, जो छोटे बच्चे होते हैं शिशु मृत्यु दर, उनके मरने की जो दर है वो घट रही है, और मातृत्व मृत्यु दर है वो भी घट रही है। दोनों है जनसंख्या बढ़ने का तेज कारण है, और इनमें क्या है, तीव्र गति से गिरावट हो रही है, इससे जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। विवाह की जो आयु है, वैधानिक आयु यानी वैलिड रीजन है, यानी कानून के अनुसार कितनी होनी चाहिए। तो पुरुष की क्या कितनी होनी, स्त्री के लिए कितनी होनी चाहिए, स्त्री के लिए 18 और पुरुष के लिए 21 वर्ष विवाह की आयु रखी गई है, जो कि कानूनी रूप से है। आगे, मैं से 17वें दिन के बीच की अवधि को कहा जाता है। देखो 10वां दिन और 17वां दिन, यानी जो मासिक चक्र होता है इसके 10वें से 17वें दिन के बीच की अवधि को क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं जनन अवधि। जनन अवधि यानी इस इन दिनों के बीच में अगर निषेचन कराया जाए तो संतान उत्पन्न हो सकती है, यानी शुक्राणु अंडाणु मिल जाए तो उसमें निषेचन हो जाएगा। अगला, किस विधि में मैथुन के दौरान वीर्य सेचन से बचा जा सकता है। तो वह कौन सी विधि है, इसमें है इस अवधि को क्या कहते हैं, इस विधि को कहा जाता है, इस विधि को कहा जाता है, एक सेकंड, आइए कंटिन्यू करते हैं। देखिए पूछा गया है किस विधि में मैथुन के दौरान वीर्य सेचन से बचा जाता है। तो एक विधि है जिसमें क्या होता है, इसको कहते हैं बाह्य स्खलन। इस विधि में क्या होता है, जो पुरुष साथी होता है वो महिला की योनि में जो शुक्राणु है उसको प्रवेश से बचा जाता है। कब, जब यौन संबंध के समय, है ना। तो उस विधि को क्या कहते हैं, बाह्य स्खलन। अगला, इस विधि में प्रसव के बाद शिशु को स्तनपान कराने से अंडोत्सर्ग और आर्तव चक्र है वो शुरू नहीं होता है। तो कौन सी विधि में, जैसे क्या होता है, ये क्या कह रहा है, तो प्रसव के बाद, डिलीवरी के बाद जो शिशु को अगर लगातार अगर स्तनपान क्या कराएं तो महिला में जो अंडाशय से अंडाणु है वो नहीं निकलेगा और मासिक चक्र शुरू नहीं होगा। तो यह कौन सी विधि है, इस विधि को कहते हैं स्तनपान अनार्तव, ठीक है। और इंग्लिश में इसे कहते हैं लैक्टेशन एमेनोरिया। आगे, स्तनपान अनार्तव जो विधि है उसमें कितने माह की अवधि तक कारगर है। तो 6 महीने तक अगर स्तनपान कराया जाए तो महिला की जो अंडाशय से अंडाणु नहीं निकलेगा और निषेचन की क्रिया नहीं होगी। तो यह विधि कितने महीने तक कारगर है, 6 महीने तक। आगे, कौन सी विधि द्वारा अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से रोका जाता है, यानी कि उनका क्या है, वो आपस में मिल ना पाए, ऐसी कौन सी विधि है जिसमें भौतिक रूप से इसको रोका जाता है। तो यह विधि है रोधक विधियां, रोध विधियां। रोध विधि का मतलब ये है कि जैसे शुक्राणु जो है वो अगर महिला के क्या है जो जनन मार्ग में अगर जाएंगे ही नहीं तो वहां पर निषेचन की क्रिया नहीं होगी। धन्यवाद, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए अगला जो ऑब्जेक्टिव है आपके लिए वह है आदि रोधक उपाय हैं जो स्त्री के ग्रीवा को ढकने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो देखिए जो वोल्ट इस नाम से आते हैं, गर्भाशय कप, गर्भाशय कप और डायफ्राम, इस नाम के जो रोधक उपाय हैं उसमें क्या होता है, स्त्री की जो ग्रीवा है, ग्रीवा क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं जो योनि और गर्भाशय के बीच के भाग को क्या ग्रीवा कहते हैं। तो ग्रीवा को ढक दिया जाता है जिससे शुक्राणु है उसमें प्रवेश ना कर पाए। तो ये जो माताओं के क्या है जो रोधक उपाय हैं इनको प्रयोग किया जाता है ग्रीवा को ढकने के लिए जिससे शुक्राणु उसमें प्रवेश ना कर पाए। आगे है, भारत में दूसरी प्रभावी और लोकप्रिय विधि कौन सी है। तो भारत में कुछ विधियां हैं जिनको हम आईयूडी कहते हैं, और आईयूडी क्या होता है, अंतः गर्भाशयी
गर्भाशय युक्ति। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इसमें क्या क्या हो जाता है, गर्भाशय के अंदर कुछ ऐसी डिवाइस लगा दी जाती है जिससे शुक्राणु उनमें प्रवेश ना कर पाए। अगर प्रवेश कर जाए तो उसमें जो शुक्राणु है उसको वहां पर क्या है निष्क्रिय कर दिया जाए, मार दिया जाए। तो इससे वजह से क्या है, इनको कहते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, क्योंकि ये गर्भाशय के अंदर लगाई जाती हैं। तो भारत में इनका क्या है, काफी प्रचलन है और ये लोकप्रिय है। आगे, औषधि रहित आईयूडी कौन सी है? तो इसका एक नाम है लिप्पस लूप। लिप्पस लूप जो है उसमें किसी औषधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए इसको औषधि रहित कहते हैं और यह भी एक अंतःगर्भाशयी युक्ति है। आगे, ये तौबा लिखा है, ये तांबा मोचक है। तांबा रोधक आयोडी, यानी ऐसी क्या है गर्भाशय युक्ति है इसमें से तांबा निकलता है, कॉपर के आयन निकलते हैं। कॉपर के आयन मतलब ये वाले Cu है ना। और यह कौन सी विधि है, कॉपर टी। कॉपर टी में से क्या है, कॉपर आयन निकलते हैं, तांबा आयन निकलते हैं और जो क्या करते हैं, शुक्राणु की जो बच्चकाणु जो क्रिया है, यानी शुक्राणु को मार देते हैं सीधे सीधे, और उनकी गतिशीलता है उसको कम कर देते हैं। ठीक है, और शुक्राणु गतिशीलता कम हो गई तो वो क्या गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाएंगे। आगे देखें, कौन सी आईयूडी में गर्भाशय में बच्चकाणु क्रिया बढ़ जाती है? तो यही है कॉपर टी। अगला, एक गैर स्टीरॉयड सामग्री है। कौन सी सामग्री है जो हफ्ते में एक बार ली जाती है और उसमें क्या है, कोई स्टीरॉयड भाग नहीं है। स्टीरॉयड का मतलब है कोई वसा वगैरह क्या नहीं है, स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वगैरह इसमें नहीं है। तो यह कौन सी है, सहेली। सहेली एक गैर स्टीरॉयड सामग्री है जो हफ्ते में एक बार ली जाती है और इसको क्या है, एक संस्था के द्वारा बनाया गया है जो कि लखनऊ में स्थित है। आगे, मैथुन के 72 घंटे के भीतर किस संयोजन का प्रयोग आपातकाल इमरजेंसी में, देखो इमरजेंसी में अगर गर्भनिरोधक उपाय चाहिए तो 72 घंटे के भीतर कुछ टैबलेट आती हैं जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का संयोजन मतलब मिला के इसमें होता है और ये दोनों क्या है, ली जाती हैं इमरजेंसी में। आगे, शल्य क्रिया। शल्य क्रिया क्या होती है? शल्य क्रिया मतलब क्या है, सर्जरी। तो सर्जरी को क्या कहते हैं? सर्जरी को कहते हैं बंधकरण सर्जरी, है ना। और सर्जरी में क्या हो जाता है, एक बार अगर सर्जरी करा दी जाती है जनन अंगों की तो उसमें अंडाणु तो या शुक्राणु तो बनते हैं लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं पहुंच जाते हैं। इस क्रिया को शल्य क्रिया या बंधकरण कहते हैं। आगे, शल्य क्रिया से किसके परिवहन पर रोक लगा दी जाती है? तो शल्य क्रिया से शुक्राणु अंडाणु जिनको हम युग्मक कहते हैं उसके परिवहन पर रोक लगा दी जाती है। आगे, बंधकरण प्रक्रिया को पुरुषों के लिए इसलिए तो महिलाओं के लिए कहा जाता है। तो पुरुषों के लिए वेसेक्टोमी और महिलाओं के लिए इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। महिलाओं के लिए ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। बंद कर देता हूँ। नमस्कार साथी, आइए कंटिन्यू करते हैं। अगला क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका नाम है अगला है, यहां से स्टार्ट करेंगे। शुक्रवाहक उच्छेदन, यानी जब शुक्र वाहिनी को काट दिया जाता है तो चीरा कहाँ पे लगाया जाता है? चीरा लगाया जाता है वृषण कोष में, और वृषण कोष यानी नर के वृषण कोष में। और आगे, स्त्री के में छोटा सा चीरा मारकर, तो स्त्री के उदर में यानी पेट में छोटा सा चीरा लगाया जाता है। और योनि के अंदर जो डिंब वाहिनियां है, जब फैलोपियन नलिका का छोटा सा भाग काटकर बांध दिया जाता है। तो ये विधि कौन सी है? इसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट देखते हैं, स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को कहते हैं। अपनी इच्छा से अगर गर्भ को समाप्त किया जा रहा है तो उसे क्या कहते हैं? इसे एमटीपी कहते हैं।
और इसे स्वैच्छिक गर्भ समापन भी कहते हैं, कहा जाता है। अगले में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी रूप से स्वीकृति कब दी गई? कानूनी रूप से क्या है, मान्य कब किया गया सगर्भता समापन को? तो ये 1971 में इसको कानूनी मान्यता दी गई, और जिसको गर्भता समापन कहते हैं, जिसको हम अपरसम भी कहते हैं, अबॉर्शन। नेक्स्ट देखिए, सप्ताह, कितने सप्ताह तक की अवधि में एमटीपी यानी चिकित्सीय गर्भ समापन कराया जा सकता है? तो 12वां सप्ताह यानी 12 सप्ताह तक, इस अवधि तक जो चिकित्सीय गर्भ समापन है यानी एमटीपी है वो मान्य है। देश एंड देश के संक्रमण माता से उसके गर्भस्थ शिशु में संचारित हो सकते हैं। तो माता से उसके शिशु में कौन कौन से क्या जो रोग है उसमें संक्रमण हो सकता है? तो इसमें तो एक तो एड्स है तथा दूसरा है हेपेटाइटिस बी। ये दोनों जो रोग हैं वो माता से उसके शिशु में पहुंच सकते हैं गर्भावस्था के दौरान। अगला है ये रोग और एचआईवी संक्रमण, इन तीनों को छोड़कर बाकी के जो यौन संक्रमण जो रोग हैं वो पूरी तरह से क्या उपचार योग्य है, यानी उनका इलाज हो सकता है। तो ये कौन कौन से रोग हैं? एक तो हेपेटाइटिस बी, दूसरा है, दूसरे को कहते हैं एक सेकंड, याद ही नहीं आ रहा। हाँ, कंटिन्यू करते हैं। दूसरे को क्या कहते हैं? दूसरे को कहते हैं हर्पीस। एकदम से क्या दिमाग से निकल गया। आगे से आयु वर्ग के लोगों में जो यौन संक्रमित जो रोग हैं ऐसी घटनाएं अधिक देखी गई हैं। तो 15 वर्ष से अधिक, 15 वर्ष से 24 वर्ष के क्या है जो आयु वर्ग के जो लोग हैं उनमें यौन संचरित जो रोग हैं वो ज्यादा दर्ज किए गए हैं। कुछ विशेष तकनीकों द्वारा दंपत्ति को बच्चा पैदा करने में मदद की जा सकती है। इन तकनीकों को क्या कहते हैं? इन तकनीकों को कहते हैं ART। ART का मतलब फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, यानी जनन सहायक तकनीक। जनन में सहायता करने वाली तकनीक है उनको ART कहते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है को टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आएगा IVF। IVF क्या है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ना। तो इसको क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। आगे, जो स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती लेकिन निषेचन और भ्रूण के विकास के लिए वातावरण प्रदान कर सकती हैं, उनके लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो ये विधि है गिफ्ट। गिफ्ट, गिफ्ट का फुल फॉर्म होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, उसमें इस विधि में क्या किया जाता है? शुक्राणु है, अंडाणु है, उनको जो फैलोपियन नलिका है उसमें ट्रांसफर करा दिया जाता है जहां पर उनका निषेचन होता है। आगे देखें, यदि भ्रूण 8 से अधिक ब्लास्टोमियर का होता है तो उसे कहां पर स्थानांतरित कर दिया जाता है? उसको स्थानांतरित कर दिया जाता है गर्भाशय में। और 8 तक होता है तो उसको स्थानांतरित कहां पे किया जाता है? फैलोपियन नलिका में, जिसको जिप्ट कहते हैं। नेक्स्ट देखें। अच्छा, इसको कहते हैं क्या है? इसको कहते हैं इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यानी IUT कहते हैं। अगला, 8 ब्लास्टोमियर तक के भ्रूण को बनाने के लिए दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया है। यह बनाने भ्रूण के भ्रूण बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया है? जिप्ट। अगला देखें, बंध्यता के ऐसे मामलों में इनमें पुरुष साथी स्त्री के वीर्य सेचित कर सकने योग्य नहीं है, ऐसे दोष का निवारण है तो किससे क्या तकनीक, कौन सी तकनीक अपनाई जाती है? AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या हो जाता है? जो पुरुष साथी है उसके क्या जो शुक्राणु है उसमें इतनी गतिशीलता नहीं होती है कि वो निषेचन कर सके। ठीक है। अगला,
प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने के लिए दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया कौन सी है? तो ICSI। अब इसमें दूसरी विशिष्ट प्रक्रिया लिखी है, तो इस पहली विशिष्ट प्रक्रिया कौन सी है? पहली है IVF या टेस्ट टू बेबी कार्यक्रम। टेस्ट टू बेबी कार्यक्रम जो है वह प्रयोगशाला में कराई जाती है। इसके अलावा ICSI जो विधि है इसको हम कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये भी प्रयोगशाला में कराई जाती है। अगला, पति या दाता से शुक्र लेकर यानी शुक्राणु लेकर कृत्रिम रूप से स्त्री की योनि अथवा से गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? यही कहते हैं, AI कहते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आगे देखें, जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता से बनने वाले भ्रूण को स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो गर्भधारण की समस्या रहती है तो उनकी सहायता के लिए जिप्ट जायगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर बनने वाले भ्रूण को स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। आगे, स्त्रियों द्वारा देश या फिर देश टीके इम्प्लांट के रूप में किया जा सकता है या लिया जा सकता है। तो स्त्रियों द्वारा किसको टीके या इम्प्लांट के रूप में लिया जाता है? एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनका जो कॉम्बिनेशन करके उसका टीका या इम्प्लांट। इम्प्लांट क्या होता है? इम्प्लांट का मतलब होता है त्वचा के नीचे, इनको उपयोग किया जा सकता है। आगे देखें, इसके कार्य की भांति गर्भनिरोधक गोलियों की भांति है। तो किसका कार्य है? वो गर्भनिरोधक गोलियों की भांति उसका कार्य है। तो IUD जो है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस का जो कार्य है वह गर्भनिरोधक गोलियों की भांति होता है। आगे देखें, उन लोगों के लिए, एक मिनट, इसमें क्या थोड़ा, इसमें होगा इम्प्लांट। इम्प्लांट मतलब त्वचा के नीचे क्या है, कुछ हार्मोन का क्या टीका इंजेक्शन क्या लगा दिया जाता है, उनका कार्य है गर्भनिरोधक गोलियों की भांति होता है। आगे, उन लोगों के लिए सजाई गई है जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए। तो गर्भावस्था क्या नहीं चाहिए आगे, तो उनके लिए कौन सी विधि है? बंध्यकरण। बंध्यकरण में क्या हो जाता है? ऑपरेशन कहते हैं उसको या नसबंदी कहते हैं। तो जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए उनको बंध्यकरण विधि प्रयोग में लाई जाती है। एक उपाय है जिसमें एक दंपत्ति के दौरान मैथुन से क्या बचते हैं। तो ऐसा कौन सा क्या है उपाय है? इसमें क्या है, जो भी क्या है पुरुष और जो मादा होते हैं वो दौरान मैथुन से क्या बचते हैं, तो इसको कहते हैं प्राकृतिक एक्सजन। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, कौन सा उपाय है जिसमें एक दंपत्ति है के दौरान मैथुन से क्या बचते हैं? तो इसे कहते हैं आवधिक संयम। आवधिक संयम एक उपाय है इसमें कोई भी जो दंपत्ति है वह 10 से 17वें दिन यानी मासिक चक्र के 10वें 17वें दिन के दौरान मैथुन से बचते हैं। आगे, प्रसव के बाद या डिलीवरी के बाद स्त्री द्वारा अगर शिशु को स्तनपान कराया जाए तो कराने के दौरान क्या क्या जो चीज है वो शुरू नहीं होती है। तो एक तो क्या है, अंडाशय से अंडाणु नहीं निकलते हैं जिसको अंडोत्सर्ग कहते हैं। दूसरा क्या है, मासिक चक्र भी शुरू नहीं होता है। आगे देखें, को पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें जो फीमेल कॉन्डोम होता है ना, उसको इस्तेमाल किया जा सकता है यानी मादा कंडोम को पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ जेली